वेलकम टू माय चैनल। ये है एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज जो कि साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट की हुई है और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 50 प्लस एमसीक्यूज और टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक में मैंने लीफ, स्टेम और रूट कवर किया हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको इससे ज्यादा एमसीक्यूज कहीं और मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आंसर दीजिए मेरे इन क्वेश्चंस के और अपनी प्रोग्रेस चेक कर लीजिए। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक सीड है जो कि पूरे प्लांट्स में डेवलप होता है और उस डेवलपमेंट से क्या क्या चीजें बनती हैं, किस डायरेक्शन में कौन सी चीज बनती है, तो यही चीज आज हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, इन मोस्ट डाइकॉट प्लांट्स the direct elongation of the radicle leads to the formation of मोनोकॉट प्लांट्स में जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, वो क्या बनाता है। रेडिकल से मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या बनाता है। मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप आंसर भी लगा पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन है ए फाइब्रस रूट सिस्टम, बी है टैप रूट सिस्टम, सी है एडवेंशियस रूट सिस्टम या डी है प्रॉप रूट सिस्टम। तो देखिए डायरेक्ट इलोंगेशन से क्या बनता है जब रेडिकल बड़ा होता है। सो आंसर है हमारा टैप रूट सिस्टम। ओके, आंसर है बी टैप रूट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इलोंगेशन का मतलब कोई चीज बढ़ना। ओके, बढ़ना, लंबाई में बढ़ना, तो ये इलोंगेशन क्या शो करता है, ये टैप रूट सिस्टम। जैसे हमारी रेडिश हो गई, कैरेट हो गई, राइट, तो ये सब क्या है, टैप रूट। इन मोस्ट डाइकॉट प्लांट्स द रेडिकल इलोंगेट्स डायरेक्टली प्राइमरी फ्रॉम द प्राइमरी रूट, इसको प्राइमरी बोलते हैं, और ये जो हेयर्स निकलते हैं ब्रांचेस, इनको सेकेंडरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइब्रस रूट सिस्टम। इनमें से फाइब्रस रूट सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टर क्या है, राइट, क्वालिटी क्या है। ए है वन मेन प्राइमरी रूट परसिस्ट, बी है इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल, सी है न्यूमरस रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, एंड डी है इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट डाइकॉट। देखिए ये PYQ क्वेश्चन है और ये नीट में भी आ चुका है, तो इससे ना बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताती जाऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं, तो इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा एमसीक्यूज आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा होता है। Yes, numerous root arises from the base of stem। आपने टैप रूट देखा कि बेस ऑफ स्टेम से एक प्रॉपर इलोंगेशन होता है, दैट इज द टैप रूट। ओके, लेकिन जो बेस से इस तरीके के हेयर्स निकलते हैं, ओके, तो ये क्या है भाई, आप समझ सकते हैं, ये होता है फाइब्रस रूट। एक तरीके से मान लीजिए कोई लेडी है, कोई वुमेन है, तो यहाँ पे क्या है, अगर उसने अपने बाल बांध रखे हैं तो वो टैप रूट सिस्टम हो गया। ओके, और अगर उसने ऐसे बाल खुले रखे हैं तो वो हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। आप इससे याद कर सकते हो, जो चीजें हम रिलेट करके पढ़ते हैं ना, वो ऑलवेज हमारे माइंड में रहती हैं। सो द रूट अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल्स आर कॉल्ड। एक रूट अराइज होती है जो कि रेडिकल से नहीं बनती, उसे हम क्या कहते हैं। ए है प्राइमरी रूट, बी है लेटरल, सी है एडवेंशियस एंड डी है सेकेंडरी रूट। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। अगर आपने कुछ भी, क्योंकि आप एकेडमिक में जब एग्जाम लिखते हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे एमसीक्यूज हैं तो आपको एग्जैक्टली आंसर देना है। तो ऐसी रूट को क्या बोलते हैं जो रेडिकल्स के अलावा कहीं और से बनती है, उसे बोलते हैं एडवेंशियस रूट। ओके, सो द रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द ऑर्गन दैट अदर देन द रेडिकल। भाई रेडिकल से जो बनती है ना वो ट्रू रूट कहलाती है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर रूट होती है। बट अगर वो कहीं और से बन रही है, जैसे स्टेम से या लीफ से बन रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एडवेंशियस रूट। आपने बैनियन ट्री देखा होगा ना, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, तो उसमें भी जो रूट्स होती है ना, वो एडवेंशियस रूट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट दी। द प्राइमरी रूट और इसके ब्रांचेस क्या रखते हैं, ए फाइब्रस रूट सिस्टम,
बी टैप रूट सिस्टम, सी एडवेंशियस रूट सिस्टम एंड डी न्यूमेटोफोर सिस्टम। ये जितने भी टर्म्स है ना आगे हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से इस वीडियो को करते हो ना तो देखना वीडियो के साथ साथ आपको चीजें लर्न भी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखो, पढ़ो और समझो कि इसमें इसके क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं, राइट। सो प्राइमरी रूट सिस्टम और उसकी ब्रांचेस क्या दिखाती हैं? टैप रूट सिस्टम। आपने अपने घरों में अब तो जो कैरेट आती है ना, आपने डायरेक्टली अगर फार्म से देखी हो, फील्ड से देखी हो, खेत से देखी हो, तो आप इस तरीके का देख सकते हो कि कैरेट के भी ना थोड़ी थोड़ी मूछें होती हैं। ओके, तो ये होती है, ये जो कैरेट होती है इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और जो धीरे धीरे जो छोटी छोटी निकली रहती है ना उसे लेटरल्स कहते हैं, मतलब जो इसकी मूछें हैं, इसकी हेयर्स हैं। ओके, तो ये होता है टैप रूट सिस्टम। अभी तो क्या है, जो मार्केट में आती है ना आपको वो साफ करके उससे छील करके देते हैं, पील करके देते हैं, उसकी हेयर्स वगैरह निकाल के देते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्टिव लगे और आप उसे ले पाओ कि हाँ ये तो साफ है। ओके, अगर गंदी रखेंगे तो आप उसे परचेज नहीं करोगे, बट क्या है कि वो ये सारी चीजें रिमूव करके ही आपको देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट है, which of the following is not a major function of the root system? रूट सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या नहीं है? नॉट पे ध्यान देना, बहुत से बच्चे करते हैं नॉट पे ध्यान नहीं देते और फटाफट आंसर लगा देते हैं, वहीं पे ही गलती हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ओके, सो ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यस ये तो प्राइमरी फंक्शन है। बी होता है एनकोरेज, ये भी है इसका फंक्शन। सी है स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड एंड डी है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो इन दोनों में से क्या है? रिजर्व फूड करता है, यस करता है। सो राइट आंसर है हमारा डी, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अपना माइंड शार्प रखिए, एक लॉन्ग ब्रीथ लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। आप देखना डेफिनेटली आपको याद भी होता जाएगा, और एक मतलब आप इससे बहुत ही यूजफुल है, आप कर सकते हो। Roots mainly help in the absorption, anchorage and storage of synthesis of certain plants growth regulators. Next है, the root cap is present at the, जो root cap होती है ना वो कहाँ होती है? A base of the root, B apex of the root, C है middle of the root and D है region of the लेटरल रूट। तो देखो रूट कैप, आप कैप कहाँ लगाते हो? टोपी कहाँ लगाते हो? सर पे लगाते हो ना, तो मतलब बिल्कुल एपेक्स पार्ट पे। तो रूट कहाँ होती है? बिल्कुल टिप पे, राइट। जो रूट कैप होती है बिल्कुल एपेक्स पार्ट पे, जैसे ये रूट जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो बिल्कुल ये वाला जो पार्ट होगा ना यहाँ पे ये कैप लगेगी। ओके, सो ये हो गया बेस रूट का और ये हो गया इसका सर जहाँ पे कैप लगेगी। So the root cap covers and protect the delicate growing tips of the root as it pushes through the soil. जैसे जैसे ये soil को धक्का देती जाती है ना, तो इसको भी अपना सर बचाना होता है, तो कैप जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है, the region of the root where the cell undergoes active division is called। मतलब वो रीजन बताइए रूट का जहां पे एक्टिव डिवीजन, डिवीजन मतलब सेल जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ माइटोसिस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ऐसा रीजन कहाँ पे है? ए है रीजन ऑफ मैचुरेशन, बी है रीजन ऑफ इलोंगेशन, सी है रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी एंड डी है रूट हेयर जोन। ओके, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? यस, रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी। जब आपने क्लास 9th और 10th में वो पढ़े होंगे ना प्लांट टिश्यूज, तो आपने मैरिस्मेटिक देखा होगा। मैरिस्मेटिक टिश्यूज कहाँ होते हैं? हमेशा टिप पे, जहां से ग्रोथ हमेशा सेल डिवाइड होती रहती है। साइटोकाइनिन हेल्प करता है, रिकॉल करिए फिर से चीजें। ओके, तो यहाँ पे मैरिस्मेटिक एक्टिविटी मतलब जहां पे सेल हमेशा डिवीजन करती रहती है, तभी तो बढ़ेगी भाई, उसको तो बढ़ना है। हमारी तरह तो ग्रोथ होती नहीं कि 18-19 मतलब 16-17 साल तक की हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं, यहाँ पे ना ये बढ़ता रहता है। ओके, the cell in this region are the small thin walled and the actively divided contributing to their root growth। ये रहा इसका रूट कैप जो कि इन मैरिस्मेटिक सेल्स को ना बिल्कुल संभाल के रखता है कि हमेशा ना ग्रोथ करती रहे, किसी भी चीज से डैमेज ना हो। नेक्स्ट है, सेल्स ऑफ द मैरिस्मेटिक रीजन आर जनरली, जो सेल्स होती है ना सर मैरिस्मेटिक रीजन में, वो क्या करती हैं? ए है लार्ज एंड हाईली वैक्यूलेटेड, और बी है स्मॉल थिन वॉल्ड एंड एक्टिवली डिवाइडिंग, सी है डेड एंड लिग्निफाइड एंड डी है फुल्ली
डिफरेंशिएटेड, दिस इज अ PYQ क्वेश्चन प्लस नीट, राइट। तो याद रखिए PY क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसको भूलना नहीं। तो यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल्स कैसी होती है रीजन में, मेरिस्मेटिक रीजन में स्मॉल होती हैं भाई, छोटी छोटी, क्योंकि वो अभी जस्ट डेवलप ही हो रही है, बच्चा एकदम से बड़ा थोड़ा ना पैदा होगा, छोटे ही तो होगा। थिन वॉल्ड, उसकी बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, एंड एक्टिवली डिवाइड, बढ़ता भी रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस होते हैं और ये लिविंग सेल्स होती है, पता होना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पे माइटोसिस ऑलवेज चलती रहती है। लुक एट दिस माइटोटिक डिवीजन, मेरिस्मेटिक cells have the dense cytoplasm and a prominent nucleus, prominent मतलब well developed, right, true nucleus, and undergoes repeated mitotic division. Next है the region immediately above the meristematic zone where the cell undergoes rapid elongation is, जो मेरिस्मेटिक के ऊपर का रीजन था ना, जिसमें हमेशा मतलब ग्रोथ मेरिस्मेटिक सेल्स जो कर रही है वो तो डिवीजन कर रही है, और उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, बच्चा हुआ, बच्चे के बाद वो धीरे धीरे हाइट पकड़ता है, तो वो इलोंगेशन वाला रीजन पूछ रहे हैं, वो क्या होता है। ए है रूट कैप, बी है रीजन ऑफ इलोंगेशन, सी है रीजन ऑफ मैचुरेशन, एंड डी है रूट हेयर रीजन। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, देखो एमसीक्यूज है ना, तो एक एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। अगर इधर उधर डामाडोल किया, इधर उधर भटके आप, तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि अब वो बढ़ रही है। ओके, मैंने बोला ना कि बच्चा होता है धीरे धीरे, तो जहां पे जब वो छोटा है तो वो क्या है कि हमारा इन्फेंट है, ओके, छोटा बच्चा, वहां पे मेरिस्मेटिक शुरू हुई, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है, तो उस रीजन को क्या कहेंगे, इलोंगेशन। और इसके बाद का जो रीजन आएगा ना, जहाँ पे ग्रोथ एकदम से स्टॉप हो जाती है, अब क्या रूट कैप बढ़े जा रही है, ये तो नहीं बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो 3 रीजन हो गए, आपको पता चल गया ना, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाला, इलोंगेशन वाला और मैचुरेशन वाला। आगे आ रहा है मैचुरेशन, ध्यान रखिए। यस, रूट हेयर्स डेवलप इन दी, जो रूट हेयर्स होते हैं ना, वो कहाँ डेवलप होते हैं, ए है रूट कैप, बी है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, सी है रीजन ऑफ मैचुरेशन, एंड डी है रीजन ऑफ इलोंगेशन। PYQ क्वेश्चन है और पूछा गया है, तो ध्यान से, क्योंकि आपको एक ही आंसर लगाना है, आप इधर उधर नहीं कर सकते। ओके, हेयर एंड देयर इज नॉट अलाउड, आपको एग्जैक्टली आंसर देना है। सो रूट हेयर कहाँ डेवलप हो रहे थे, यस, रीजन ऑफ मैचुरेशन में, जब वो पूरी तरह बढ़ जाता है। आपने प्यूबर्टी और एडोलसेंस पढ़ा है ना, जब प्यूबर्टी आती है, बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, तो बॉडी में हेयर्स आ जाते हैं ना, तो बस यहाँ पे भी वही रिलेट करिए कि इनके भी बॉडी में हेयर्स आ गए, क्यों, जहां पे ये जब बिल्कुल मैच्योर हो गए। ओके, द सेल्स इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन differentiate and develop specialized structure such as root hairs. Next है, which of the following is an example of a storage root? इनमें से storage root का कौन सा example है? रूट पूछ रहे हैं, ठीक है, स्टेम नहीं लगाना, ध्यान रखना। रूट पूछ रहे हैं, ए है कैरेट्स, बी है बैनियन, सी है मेज, एंड डी है राइजोफोरा। तो याद रखिए, देखो स्टोरेज रूट की बात कर रहे थे ना, अभी हमने रूट में क्या देखा था, कैरेट, ठीक है, ये हमारा फूड है कि नहीं है। अब ये मत बोलना कि ये तो रैबिट खाता है, हम नहीं खाते। भाई आप जो बिल्कुल बर्गर खाते हो ना, और जितनी भी वेज वाली चीजें खाते हो कि ये वेज है वो वेज है, ठीक है, सब में पड़ता है, चाहे वो नूडल्स हो चाहे कुछ भी हो, कैरेट पड़ता है। तो ये मत बोलना कि सिर्फ रैबिट खाता है। The tap root of the carrot becomes swollen due to the storage of reserve food. Okay? जितना ज्यादा मोटी होगी गाजर, उतना ज्यादा फूड ज्यादा रिजर्व करेगा, जितनी पतली होगी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई। नेक्स्ट है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, ए टैप रूट, बी स्टेम, सी लीव्स, एंड डी है फाइब्रस रूट। तो स्वीट पोटैटो खाया है ना, ठीक है, तो मीठा मीठा होता है, जिसने नहीं खाया है तो खा के देखना, ठीक है। स्वीट पोटैटो की बात नहीं हो रही है, स्वीट पोटैटो की बात हो रही है। और ये तो डोरेमोन की सुजुका भी खाती है, तो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, यस, टैप रूट का। आप ये देख सकते हो। इसी तरह ना जो ये जैसे ये हो गया, इसमें ना यहाँ पे तो छोटे छोटे अपने आप ही बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। देखो इनको बोल रहे हैं एडवेंशियस बर्ड्स, राइट।
तो ये है स्वीट पोटैटो। जब ये बिल्कुल यंग होता है, मैच्योर होता है तो नॉर्मल होता है। जैसे ये थोड़े दिन रखा रहेगा तो इसमें से ये बर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पोटैटो में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये क्या है, ये रूट है। पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है। ओके, ये है रूट। तो याद रखो, स्वीट पोटैटो जो मीठा पोटैटो है वो है रूट, और जो नॉर्मल पोटैटो है जिसे आप खाते हो, फ्रेंच फ्राइज हो गया, आलू की सब्जी, आलू मटर, ठीक है, आलू टिक्की, तो वो क्या हो गया, स्टेम। तो स्वीट पोटैटो इज अ ट्यूबरस एडवेंशियस रूट मॉडिफिकेशन यूज फॉर द स्टोरेज। नेक्स्ट है प्रॉप रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो प्रॉप रूट कहाँ होती है, ए है मेज में, बी है बैनियन में, सी है राइजोफोरा एंड डी है टर्निप। अब समझने का टाइम आया है प्रॉप रूट का। ओके, यहाँ पे मैं एक पिक्चर शो करने जा रही हूँ, उसमें आपको इजिली समझ में आ जाएगा। दिस इज बैनियन ट्री। ओके, अब देखो ये जो रूट है ना, ये इसकी जो एडवेंशियस रूट है, अगर ये हवा में झूल रही है तो ये क्या हो गया, हवा में उड़ रही है तो ये हो गया एरियल, जैसे बर्ड्स फ्लाई करते रहते हैं। ठीक है, अब अगर ये यहाँ सरफेस तक टच कर गई तो ये हो गई है प्रॉप रूट। तो एडवेंशियस रूट के कितने टाइप हो गए भाई, एरियल और प्रॉप, याद आ गया। ठीक, तो ये क्या है, प्रॉप रूट मतलब सरफेस से लगी हुई। तो in banyan the root arises from the branches and grow downwards into the soil. These are called prop root and provide mechanical support. मतलब ये तो वही हो गया जैसे आप हाथ रख के बैठे हुए हो तो आपका हाथ क्या रहेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा आपकी बॉडी को। तो बस ये भी क्या करते हैं कि भाई ये सपोर्ट करते हैं। एरियल और प्रॉप समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, स्टिल्ट रूट आर कॉमनली फाउंड इन। देखिए जितनी भी टाइप की रूट्स है ना वो मैंने यहाँ पे कवर की हुई है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, स्टार्टिंग में सारा लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ एंड सॉरी जो रूट है, टाइप्स ऑफ रूट है, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, इसी तरह स्टेम का है और लीफ का है। तो इसीलिए 50+ MCQs हैं, याद रखिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। Still roots are commonly found in A maize, B banyan, C है carrot and D है turnip। Still root आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है maize। अब मैं आपको बताऊँ still root क्या है। देखो ये जो है ना सरफेस के अंदर, ये है हमारी ट्रू रूट्स। ओके, प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे ना ये ऊपर साइड पे जो निकल आती है ना, स्टेम का मॉडिफिकेशन आपको याद होगा, अभी जो हमने एडवेंशियस में पढ़ा था ना, तो वही है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट अराइजेस फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट्स such as a maize। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट मेनली कंसर्न विद। देखिए न्यूमेटोफोर्स या एक टर्म्स और आता है, ठीक है, तो ये होता है बेसिकली किससे रिलेटेड, अभी मैं आपको बताऊंगी, आप बिल्कुल इसको याद कर लेना। ठीक, ए है फूड स्टोरेज, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है रेस्पिरेशन एंड डी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए न्यूमेटोफोर्स नाम तो आया है रूट में, बट ये आपको उसमें भी मिलेगा, अपने एनिमल सिस्टम में भी। एनिमल जो थे ना, अभी हमने एनिमल किंगडम लास्ट टाइम पढ़ा है, लास्ट वीडियो में, उसमें भी था। सो यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स आर रेस्पिरेटरी रूट्स, हमेशा ये रेस्पिरेशन से करती हैं। कैसे, जो ये पानी में ट्रीज होते हैं, जैसे आपने अमेजोन पे भी देखा होगा, अमेजोन के जंगल देखे हैं ना, साइड साइड में आजकल बहुत वीडियो आते हैं कि वहाँ पे एनाकोंडा तैर रहा है, ये वो AI जनरेटेड भी आते हैं। उसमें देखा होगा कि नदी के किनारे बहुत सारे जो प्लांट्स या ट्री हैं, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। भाई ये जो ट्री है ना पानी के अंदर तो होगा, लेकिन इसकी कुछ रूट्स ना पानी के ऊपर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भैया O2 तो चाहिए ना ऑक्सीजन के लिए। तो इन ऐसी रूट्स को जो इस तरह निकली रहती है ना, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स रूट। ओके, सो न्यूमेटोफोरा, यस न्यूमेटोफोरा नाम था उसका। Pneumatophores are respiratory roots that project above the soil, waterlogged surface and facilitate gases exchange। भाई CO2 उसको अंदर रहनी है और ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, तो कुछ तो करेगा, तो वो अपनी जो रूट्स निकाल देता है। उन रूट्स को क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन, जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो किस तरीके के ट्री और प्लांट में होते हैं। ए मैंग्रोव, बी है वीट, सी है पोटैटो एंड डी है पी। तो अभी आपने देखा जो पानी में मर्ज होते हैं ना ट्री या प्लांट, उनको बोलते हैं मैनग्रोव्स, राइट। ये आप देख सकते हो, ये ट्री है जो पानी में पूरी तरह मर्ज है।
बट इसकी कुछ रूट्स ना ऊपर तरफ डेवलप होंगी, उन्हें क्या कहेंगे, न्यूमेटोफोर रूट्स, और इनको क्या बोलते हैं, जो पानी में सबमर्ज होते हैं आधे आधे, ओके, तो इनको बोलते हैं मैंग्रोव्स प्लांट, ओके। नेक्स्ट है द स्टेम इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, जो स्टेम है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या खूबियां हैं, ए रूट हेयर एंड रूट कैप, बी है नोड्स एंड इंटरनोड्स, सी है नोमेटोफोर्स एंड डी है रूट कैप एंड लेटरल रूट्स। अब ये समझिए कि स्टेम को हम लोग स्टेम क्यों कहेंगे, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्टेम के लिए। सो आंसर है हमारा बी। नोट्स हम तभी सॉरी स्टेम हम किसी भी स्टिक को तब बोलते हैं जब उसमें नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। म्यूजिक वाले नहीं, ये वहां पे नोट्स मिल रहे हैं आपको, नहीं, ये म्यूजिक वाला नहीं है, ये प्लांट वाला है, राइट। तो स्टेम इज अ सेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्साइल बेयर्स नोट्स एंड इंटर नोट्स लीव अराइजेज एट द नोट्स। देखो यहाँ पे ना ये जो इस तरीके से ना आपने स्टेम होगा देखा होगा, ठीक है, नहीं भी देखा हो तो आज जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो, घर पे, हॉस्टल में, कहीं पे भी, तो बच्चा आज एक प्लांट जरूर देखना, उसमें ना यहाँ पे ना एक तरीके से ऐसे लाइन बनी होती है, ओके, इस तरीके से लाइन बनी होती है। ये जो लाइन बनी है ना, मतलब एक सेक्शन में डिवाइड होता है, जैसे अर्थफॉर्म सेगमेंटेड होता है ना, वैसे ही। तो ये जो सेक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं नोड्स, ओके। और ये जो बीच का पार्ट होता है इंटर नोड्स, क्या है, इंटर नोड्स। तो याद रखना ये भी बीच का पार्ट है ना, गन्ना देखा है ना, गन्ना शुगर केन, तो इसमें ऐसे ही तो होता है, देखो इस तरह से बना होता है और बीच में इस तरह से होता है, ये थोड़ी थोड़ी रूट निकली होती है, ये नहीं देखा है ना, तो देखा करो ये सब चीजें, ठीक। तो ये जो हो गया ना पार्ट, बीच वाला सेक्शन जिसे आप खाते हैं, जो जूसी होता है, ये है इंटरनोड, और ये होते हैं ये नोड्स, ओके। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स अराइजेस इज कॉल्ड, जो स्टेम में जहां से लीव्स निकलती है उसे क्या बोलते हैं। ए है इंटरनोड, बी है नोड, सी है रूट कैप एंड डी है एक्सिलरी जोन। हम स्टेम पढ़ रहे हैं तो अब दिमाग स्टेम पे रखिएगा, रूट से हटाइए, हटाना नहीं है, मतलब उसको भी याद करना है। नेक्स्ट आंसर है हमारा नोड। देखो आपने देखा होगा लीव्स कहाँ से निकलती है, नोड वाले पॉइंट से, मतलब जहां पे ये वाला सेक्शन था, ओके, ये वाले पॉइंट से निकलती है, ये वाले पॉइंट से नहीं निकलेगी इंटरनोड से, ये वाले पॉइंट से निकलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे नोड से निकली हुई है, आपने आजू बाजू देख लो प्लांट पे, वहीं से निकली होगी। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज कॉल्ड। अगर कोई स्टेम है, इसमें यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, तो ये पार्ट आपको पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ए इंटरनोड, बी पैट्यूल, सी है एक्साइल, डी है लेमिना। सो आंसर है हमारा इंटरनोड। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट this section is known as a internode and these two lines are known as a nodes। और यहीं से आपकी जो लीव्स है ना प्लांट की, यहीं से निकलना स्टार्ट होगी, यू कैन सी इजली हियर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनोड एंड ये हो गया नोड। अब तो नोड और इंटरनोड इतने बार मैंने बता दिया है, याद हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इंक्लूड्स, ए है कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल, बी है कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सी है बेयरिंग लीव्स एंड फ्लावर्स, डी है ऑल ऑफ अबव। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है। यस, ऑल ऑफ दीज, मतलब वो सपोर्ट भी करेगा, कंडक्शन भी करेगा, खाना भी बनाएगा, और जो लीव्स हैं, फ्लावर, सब कुछ बेयर करता है, ओके। नेक्स्ट है पोटैटो इज मॉडिफाइड। जो पोटैटो है वो क्या है, ए है रूट, बी है स्टेम, सी है लीफ एंड डी है इनफ्लोरेसेंस, ओके। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपका जो स्वीट पोटैटो था वो था रूट, बट जो पोटैटो है वो है स्टेम। याद कर लो, देखो स्वीट पोटैटो है ना, स्वीट जो है वो स्टेम नहीं है, ओके, स्वीट स्टेम नहीं है। एस इज नॉट फॉर एस, एस जो है वो एस नहीं है। स्वीट पोटैटो रूट है और जो पोटैटो है वो है आपका स्टेम। सो पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर, ट्यूबर बोलते हैं गोल सा हो जाता है, गांठ टाइप का। द प्रेजेंस ऑफ द आई यानी कि नोट्स बर्ड इज अ इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ द स्टेम नेचर, क्योंकि जो यहाँ पे आईज होती है ना, वहां से ना लीफ निकलना स्टार्ट होती है, रूट्स नहीं निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई आई बर्ड होती है ना उसमें, तो इसलिए इसको स्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर ऑफ द पोटैटो इंडिकेट्स दैट इट इज अ स्टेम। जो अब आपको पूछा जा रहा है कि पोटैटो का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ये बताता है कि वो स्टेम है।
ए है रूट हेयर, बी है रूट कैप, सी है आईज, डी है लेंटिकल्स ओनली। सो आंसर है हमारा आईज। आपने ये देखी है कभी? आज देखना, अगर कभी नहीं देखी है तो इसको देखना। और ये PY क्वेश्चन है, याद रखिए, ठीक है। मैंने ऐसे ही नहीं रखे हैं क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी आ चुका है, तभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना ये पार्ट, इनको आईज बोलते हैं, ओके। और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा दिन वो आलू ऐसे ही रखा रहता है तो इसी में से लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। दे आर एक्ट एज नोट्स, जिसमें से कि लीव्स निकलेगी। नेक्स्ट है जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो जो आप अदरक कूट कूट के खाते हो ना, सॉरी पीते हो ना चाय में अदरक, ठीक है, तो उसको क्या, वो क्या चीज है? ए है मॉडिफाइड टैप रूट, बी है राइजोम, सी है ट्यूबरस रूट एंड डी है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स फिर याद करिए ये किस लिए होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए। तो देखो जो जिंजर है ना हमारा, उसमें भी क्या होते हैं आपने देखे होंगे? नोट्स और इंटर नोट्स, ठीक है। देखे है ना, ये अदरक होती है, देखो हम दिखा भी रहे हैं, ये अदरक है तो ये जो ये लाइनिंग है तो इनको बोलते हैं नोट्स, और इसके बीच वाला पार्ट है इंटरनोड। और चाय कैसी भी हो, चाहे नोट्स और इंटरनोड्स हो, आप बिना देखे उसको कूट गए और चाय में पी जाते हैं, तो ये है एक तरीके का राइजोम, ओके। जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड द राइजोम, कैरेक्टराइज्ड बाय द नोट्स, इंटरनोड्स एंड स्केल लीव्स। अब भाई इसमें भी ना देखो नोट्स और इंटरनोड्स हैं, इसलिए ये क्या है? स्टेम। और ये अंडरग्राउंड है तो इसको बोलते हैं राइजोम। तो याद रखना जिंजर क्या है? कूट कूट के जिसको खा रहे हो ना, तो वो भी है स्टेम, खा नहीं रहे हो, पी रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूबर, इनमें से कौन सा, क्या, कौन ट्यूबर है? ए पोटैटो, बी जिंजर, सी है अनियन एंड डी है एस्पेरेगस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्यूबर क्या है, आंसर है हमारा पोटैटो। अभी बताया था ना पोटैटो एक ट्यूबर की फॉर्म में होता है, ट्यूबर मीन्स गांठ, ओके। सो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये गांठ की तरह बन जाता है और इसे ही ट्यूबर कहते हैं। इट इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज अ ट्यूबर। नेक्स्ट है स्टेम टेंड्रिल्स प्राइमरली हेल्प इन, जो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं ना, तो वो किस में हेल्प करते हैं? ए स्टोरेज ऑफ फूड, बी है क्लाइंबिंग, सी है रेस्पिरेशन, डी है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। तो टेंड्रिल किसी ने देखे हैं? मटर का पौधा देखा है किसी ने? मटर प्लांट या ग्रेप वाइन्स, ओके। तो आपने ये अगर स्ट्रक्चर देखा है, किसी भी जो क्रीपर्स होते हैं ना, क्रीपर्स या क्लाइंबर्स, आपने ये जरूर देखा होगा। क्लाइंबर्स में होता है जनरली, क्योंकि ये ना इसकी हेल्प से, ये इस तरीके का होता है ये, ठीक है, इसकी हेल्प से ये कोई भी सपोर्ट होता है ना, तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और सपोर्ट को ना ऐसे 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 अपने मतलब बाइंड कर लेगा अपने चारों ओर, उसकी हेल्प से ये पूरे पे चढ़ता रहता है। सो दीज आर मोस्टली इन द क्लाइंब स्ट्रक्चर फॉर द क्लाइंबिंग। Tendrils are the slender coiling structure that provide mechanical support for climbing. Okay. नेक्स्ट है स्टेम टेंड्रिल्स आर फाउंड इन, जो स्टेम टेंड्रिल्स है वो किस में होता है? ए ग्रेपवाइन, बी है कैरेट, सी है राइजोफोरा एंड डी है टर्निप। टर्निप तो आपका देखो वो हो गया शलजम, कैरेट आपको पता ही है, गाजर खा चुके हैं अभी आप, और राइजोफोरा और ग्रेपवाइन में बताइए किस में होगा? अभी जस्ट मैंने नाम लिया था, इट इज ग्रेपवाइन। आप देख सकते हो ये एक अंगूर की बेल है और ये यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है। आपने कभी देखा है ओरिजिनल में जब भी इसको लगाया जाता है ना, तो ये जैसे ये ग्राउंड है और ये इस तरीके से वहां ना पिलर लगाए जाते हैं और पिलर में ना इस तरह से ये बंधा होता है। इसकी रूट से ये इस तरह से चढ़ता है टेंड्रिल के जरिए और ये पूरे पे, और यहाँ पे ना ग्रेप्स लटक रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये जैसे दिख रहा है ना, ये देखो ये टेंड्रिल हो गया आपका, ये टेंड्रिल हो गया, और ये टेंड्रिल इसी की हेल्प से ना ये अपने जो भी क्लाइंबिंग पार्ट है ना, जहाँ पे इसको सपोर्ट चाहिए, उससे बिल्कुल अटैच रहता है। इन प्लांट्स सच एज अ ग्रेप वाइन स्टेम टेंड्रिल हैव द प्लांट्स क्लाइंब बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट है अ टिपिकल लीफ। अब हम लीफ पढ़ने वाले हैं, यानी कि लीफ, टाइप्स ऑफ लीव्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, राइट। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक भी टिपिकल लीफ में क्या क्या पार्ट होने चाहिए? प्रॉपर लीफ में, ट्रू लीफ जिसे बोलते हैं। ए है लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना, बी है रूट कैप, पेटियोल एंड लैमिना, सी है नोड, इंटरनोड एंड लैमिना एंड डी है लीफ बेस, रूट हेयर एंड लैमिना। तो देखो आपने सारे टर्म्स जितने भी हैं पढ़ लिए हैं, बट कुछ नए टर्म्स है, नोड्स और इंटरनोड्स किसमें पढ़ा था? स्टेम में पढ़ा था, ये रूट में पढ़ा था।
तो एक प्रॉपर लीफ के लिए क्या चाहिए भैया, ए लीफ बेस यानी कि ये चपटा सा पार्ट, पेट्यूल जहां से वो स्टेम से कनेक्ट हो रहा है, और लेमिना मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना इसको लेमिना कहते हैं, एक लैमिनेट। ओके, अ टिपिकल लीफ हैज अ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेट्यूल एंड लेमिना यानी कि लीफ ब्लेड। नेक्स्ट है द लीफ इज जनरली अटैच टू द स्टेम एंड, मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं ये कोई स्टेम है और यहाँ से ये लीफ अटैच है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ए इंटरनोड, बी है नोड, सी है रूट कैप एंड डी है एक्सिलरी बड ओनली। और ये रिकॉल करिए कि आपको जो ये जो पॉइंट है ना जहां से लीफ अराइज होती है उसे क्या कहते हैं भाई, नोड या इंटरनोड, यस नोड। तो यहाँ पे जो नोड पे जो अटैचिंग पॉइंट होगा ना जहां पे लीफ लगती है उसको बोलते हैं node, right? So leaf arises from the nodes of the stem and axillary bud is generally present in the axil of leaf. Next है the broad green expanded part of leaf is called, जो broad green expanded part होता है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ए पेट्यूल, बी लीफ बेस, सी है लैमिना एंड डी है स्टिप्यूल। तो ये जो चपटा सा पार्ट होता है ना इसे बोलते हैं लैमिना। आप कोई भी लीफ होगी उसके इस पार्ट को क्या बोलोगे, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। ओके, सो लैमिना इज एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन रिस्पॉन्सिबली मेनली फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि ग्रीन है और क्लोरोफिल यहीं पे होगा तो ऑफकोर्स ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, इसीलिए तो लीव्स को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, राइट। नेक्स्ट है the stalk of that connect the leaf blade with the stem is called, जो एक स्टैक होता है ना जो ये जैसे मैंने बताया था ये नोड्स पे होगी, तो नोड्स पे ये वाला जो अटैचिंग पॉइंट है जहाँ पे लीफ लग रही है, ओके, इसको क्या बोलेंगे, ए रेचिस, बी पेट्यूल, सी है पेडिंकल, डी है पेडिसल, तो इसको बोलते हैं पैट्यूल। ओके, आप देख सकते हो ये वाला जो है ना यहाँ पे ये स्टेम है, ये नोड हो गया और नोड पे ये लग रही है और ये है हमारा पेट्यूल। ओके, so the petiole attaches the lamina to the stem and also helps the position the leaf for the efficient light interception. Next है which structure is generally present in the axil of leaf, इनमें से एक्साइल पे क्या प्रेजेंट होता है लीफ के, ए रूट हेयर, बी है एक्सिलरी बर्ड, सी है रूट कैप एंड डी है लेटरल रूट। तो देखो रूट वाले तो टर्म हटा ही दो, आंसर है हमारा एक्सिलरी बर्ड। आप ये देख सकते हो ये नोड लगा हुआ है, नोड पे तो ये लीफ होगी, अब यहाँ पे जो छोटी सी ये बर्ड निकल रही है ना इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। मतलब एक मेन बर्ड के अलावा, एक मेन पेट्यूल के अलावा उसके जो एक और बर्ड निकलती है उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, राइट। तो एक्सिलरी बर्ड अकर्स इन द एक्साइल, ये बिल्कुल एक्साइल टिप पोजीशन है ना, द एंगल बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम। जो एक्साइल पोजीशन क्या बोली गई है, ये एक कौन सा एंगल बना रहा है, अगर आपने मैथ्स पढ़ रखी है तो जरा सा बताइए, बताना है जल्दी से, ये कौन सा एंगल बना रहा है, आप कोई प्रोटेक्टर लेके नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से 90 डिग्री आप समझ लो, इनके बीच में जो भी बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड। अ लीफ इज कॉल्ड सिंपल व्हेन, जो लीफ होती है हम उसे सिंपल लीफ क्यों कहते हैं, कब कहते हैं कि कोई लीफ सिंपल है, ए इट हैज ओनली वन लीफलेट, बी है its lamina is entire or incised but the incision does not reach the midrib, and C है it has no petiole, D है it has more than one leaves at the node। नहीं, तो यहाँ पे जो लीफ है ना उसे हम क्यों प्रॉपर लीफ कब कहेंगे, जब lamina is entire or incised but incision does not reach the midrib। देखो आप देख सकते हो ना ये जो है ना ये इसको ये बोलते हैं ना मिडरिब, और ये एक प्रॉपर है जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी मिडरिब क्या हुई ये, और यहाँ पे इसमें से कई सारे निकल रहे हैं एक ही पेट्यूल में से, तो ये क्या है सिंपल, ओके, और ये क्या हो गई कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ में द लैमिना में बी एंटायर और इंसाइज बट इंसिजन डज नॉट रीच द मिडरिब। नेक्स्ट है in a compound leaf the incision of the lamina reaches, compound leaf में पत्तियों में जो incisions होती है वो लैमिना में कहाँ रीच होती है, ए ओनली एट द मार्जिन,
B है the midrib, main branches, C है the petiole only and D है the leaf base only. Okay, so right answer है हमारा midrib. अभी हमने पढ़ा था ना, ये एक सिंपल लीफ है, देख सकते हो आप, इसमें वेन्स निकलती है ना इस तरीके से, और ये प्रॉपर अपने, अब यहाँ पे क्या है रेचेस, मतलब यहाँ पे ना एक ही पेट्योल पे कई सारी हैं. ओके, तो इसी को ही बोलते हैं कंपाउंड लीफ. ओके, यहाँ पे क्या है कंपाउंड लीफ. नेक्स्ट है which statement correctly distinguish a leaflet from a leaf. मतलब एक स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश लीफलेट को लीफ से कौन डिफर करता है, मतलब लीफलेट और लीफ में क्या डिफरेंस है. अ लीफलेट ऑलवेज हैज एन एक्सिलरी बर्ड. अ लीफलेट हैज एन एक्सिलरी बर्ड एट इट्स बेस. C है a leaflet does not possesses an auxiliary bird in its axile. And D है leaflets always have stipules, right? So यहाँ पे कौन सा leaflet और leaf को distinguish कर रहा है. Yes, अब आप देख सकते हो ये एक पूरी leaf है. ओके, और यहाँ पे जो ये पार्ट्स हैं इसके, इनको क्या बोलेंगे, लीफलेट. सो लीफलेट डज नॉट possess an auxiliary bud, बट जो लीफ होती इन इट्स एक्साइल, वेयर एज अ ट्रू लीफ इज एसोसिएटेड विद दी एन एक्सिलरी बड. एक्सिलरी बड क्या थी, ये रहा आपका नोड से ये जा रहा है पेटियोल, और पेटियोल से क्या निकलेगा यहाँ से, ये जो था ना इस तरह से, चाहे ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे, इस एंगल पे क्या निकल रहा था, एक्सिलरी बड. तो ट्रू लीफ में क्या होता है ये, और एक्सिलरी लीफ लीफलेट में क्या होते हैं इस तरीके से. ये जो एक्साइल बड होती है ना वो लीफलेट में नहीं होती है. नेक्स्ट है नीम हैज विच टाइप ऑफ लीफ, मतलब नीम में किस तरीके की लीफ होती है भाई. ए सिंपल, बी पिनेटली कंपाउंड, सी है पाल्मेटली कंपाउंड एंड डी है बाइपिनेट ओनली. तो ये जितने भी टर्म्स है ना अभी मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, तो डरना नहीं है और थकना तो बिल्कुल नहीं है. ओके, सो राइट आंसर है हमारा पिनेटली कंपाउंड. पिनेटली कंपाउंड का मतलब है कि ये जैसे ये पूरी स्ट्रिंग जा रही, कंपाउंड है इसका मतलब बहुत सारी होगी एक ही मिडरिप पे, और इसमें देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, आप ये देख सकते हो ना, तो ये होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ. ओके, ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ. लीफलेट्स आर, क्योंकि एक ही पूरी लीफ में ही कई सारी लीफ है इसलिए लीफलेट बोला जा रहा है. अरेंज अलोंग अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड द रेचेस, मतलब एक ये जो पॉइंट है ना इसी से ही एक ये जा रही है एक ये जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, रेचेस. ठीक है, एक ये तो इसको क्या बोलेंगे, रेचेस. नीम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है नीम. जिसने नहीं देखा हो अपनी सोसाइटी के गार्डन में जाइए, अपने स्कूल के गार्डन में जाइए, आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट है इन अ पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ लीफलेट्स अराइज. जो पाल्मेटरी कंपाउंड होता है ना, आपने पाम ट्री देखा है, पाम ट्री मतलब आजकल तो जिस सब जगह लगा होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके किनारे जो होता है ना, साइड्स उसकी जो होती है ना वो ट्राइंगल शेप में कटी हुई होती है, बड़े बड़े पतले 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 सेक्शन में, तो उसको बोलते हैं पाम लीफ. अब उसकी लीफ कैसी होती है, लीफलेट्स किस में अराइज होती है, अलोंग द रेचेस. B है from a common point, C है directly from the stem and D है from different nodes. तो याद रखना जो पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ है ना, कंपाउंड लीफ की बात करें पाम की. ओके, आप ये देखा होगा ना इस तरीके से. ये किसका है बता सकते हो, पपाया देखा है, पपाया यानी कि पपीते का देखा है, पपीते में इस तरीके की पत्तियां होती हैं. सो इन पाल्मेटरी कंपाउंड लीव्स और लीफलेट अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एट द एंड ऑफ द पेटियोल. ये पेटियोल है और इसके एंड से ये कॉमन पॉइंट से सारे के सारे लीफलेट निकल रहे हैं. इसको बोलते हैं बिल्कुल पाम की तरह, जैसे आपकी हथेली हो गई ना, ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका हथेली का, और ये हो गई आपकी फिंगर्स. राइट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ए है नीम, बी है सिल्क कॉटन, सी है मैंगो एंड डी है वीट. देखी है कभी इनकी लीव्स आपने, तो अगर नहीं देखी हो ना तो आपकी देखना, मैंगो की कैसी होती है, वीट की कैसी होती है, नीम की कैसी होती है. बट यहाँ पे कंपाउंड पिनेटली लीफ पाल्मेटरी लीफ का पूछ रहे हैं. सो राइट आंसर है हमारा सिल्क कॉटन. ओके, कॉटन नहीं है, सिल्क कॉटन है, बॉम्बेक्स बोलते हैं. हैज अ पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ, नीम इज अ पिनेटली कंपाउंड. ये पाल्मेटली है, पाम हथेली. ओके, ये पूरा हाथ बन रहा है, याद रखो इससे. और जो नीम है पिनेटली मतलब एक पे इधर ऐसे ऐसे.
ऐसे, ठीक है, रेचेस। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड, जो अरेंजमेंट होता है लीफ का स्टेम पे, स्टेम की या ब्रांच पे, उसको क्या बोलते हैं? ए वेनेशन, बी फाइलोटेक्सी, सी है एस्टिवेशन, डी है प्लेसेंटेशन। तो जो अरेंजमेंट होता है लीफ का उसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी एक तरीके की स्टडी होती है जिसमें हम इनके पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं कि लीव्स जो है पेट्यूल पे या मिडरिब पे कैसे कैसे लगी हुई है उसको। तो फाइलोटेक्सी रिफर्स द पैटर्न इन विच द लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। आप देख सकते हो जैसे ये वाला है ना कि मतलब एक ये पूरा गया हुआ है पेट्यूल और मिडरिब, तो यहाँ पे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, तो ये हो गया ना ऑपोजिट। ओके, अब हम अगर छुपे छुपे घूम रहे हैं, मतलब हमारे जब ये देखेगा तब ये नहीं देखेगा, जब ये देखेगा तब ये नहीं देखेगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। कभी कभी ये टीचर आ गई, कभी ये टीचर आ गई, सब्स्टिट्यूशन होता है ना, कभी ये टीचर आ गई, कभी ये टीचर आ गई, तो ये है हमारे अल्टरनेट। और ये रहा वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब एक ही पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 भी हो सकती हैं। सो इस तरीके के पैटर्न को जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी, जिस स्टडी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन अल्टरनेट फाइलोटेक्सी हाउ मेनी लीव्स अराइज एट ईच नोड। अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट किसका था फिर से रिकॉल करिए। ए है ऑप्शन 1, बी है 2, सी है मोर देन 3 एंड डी है नन ऑफ दीज। तो अल्टरनेट आपको याद है कुछ अभी जस्ट पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन। कभी ये टीचर आई, कभी ये टीचर आई, कभी ये टीचर आई, कभी ये टीचर आई, कभी ये टीचर आएगी, ठीक है, साथ साथ नहीं रहेंगे। ओके, सो अल्टरनेट ये वाला है। नेक्स्ट है ऑपोजिट फाइलोटेक्सीज, टैक्सीज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ऑपोजिट होती है, 1 leaf at each node, B है leaf at each node, and C है 3 leaves at each node, and D है no leaves at node। तो यहाँ पे सॉरी 2 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। तो यहाँ पे क्या होता है ऑपोजिट में, यहाँ पे 2 होते हैं। 2 leaves arise at each node, 2 leaves at each node। कैसे भाई, एक इधर एक इधर, हम ऑलवेज खड़े हैं लड़ने के लिए, लड़ लो या भाई चाय पिला दो, तो चलो ठीक है, एक इधर, मतलब ऑपोजिट ही रहेंगे हमेशा। तो कितनी निकल रही है 2, और ये कुछ छोटी छोटी निकल रही ना, इसको क्या बोलते हैं एक्सिलरी वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका गुआवा और जामुन। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आज ही गुआवा देखना। नेक्स्ट है इन वर्ल्स फाइलोटेक्सी। वर्ल्स फाइलोटेक्सी, A है 1 leaf arises at each node, B है 2 leaf arises at each node, C है more than 2 leaves arise at each node, D है leaves arise only from internode। सॉरी इतना पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा टंग स्लिप होने लगता है। सो यहाँ पे आंसर है हमारा, देखो आप वर्ल्ड वाला था ना, वर्ल्ड मतलब घूमने घूमने वाला, तो यानी एक ही पॉइंट पे 1 2 3 4 5 चार भी हो सकते हैं। So world phyllotaxy occur more than 2 leaves arise at each node. Next है the arrangement of the veins and veinlets in the lamina is called। जो arrangement होता है veins का, मतलब ये जैसे लैमिना है या लीफ ब्लेड है, इसमें ये मिड रिब और ये जो वेन्स बनी है ना, ये देखी है ना लीव्स में, अगर नहीं देखी है तो आज ही लीव्स देखो ध्यान से, ठीक है। और ये PYQ क्वेश्चन है, याद रखना। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ए है फाइलोटेक्सी, बी है वेनेशन, सी है एस्टिवेशन एंड डी है वर्नेशन। सो राइट आंसर है हमारा वेनेशन। आपने पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन देखा होगा ना, पढ़ा होगा। सो वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। सो ये जो है आपका इस तरीके से, ये क्या है भाई, नेटवर्क ऑफ वेन्स, और ये रही मेन वेन। ओके, और ये इस तरीके से है, तो ये इस देखो पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे से टकरा तो नहीं रहे हैं, बट इनके बीच बीच में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। देखो इसमें दोनों तरीके क्या है, ठीक, इस तरीके से जब ये मिड रिब हो गई, इस तरीके से जो है वो होता है पैरेलल वेनेशन, मतलब जो वेन है ना आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। ओके, एक तरीके से इसमें भी है कि ये इस तरीके से लंबा लंबा ये गया हुआ है, एक तरह रेलवे ट्रैक की तरह, बट इसी के बीच में आप देख रहे हो ना, ये ऐसे जाली टाइप की बनी हुई है, ये बिल्कुल यूं यूं कटा 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 कटा, ये इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, राइट।
रेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस में होता है, ए है मोनोकॉट, बी है डाइकॉट, सी है एल्गी एंड डी है ब्रायोफाइट्स। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो मिलता है ना वो होता है डाइकॉट्स में, मतलब जो फल और फूल देते हैं ना डाइकॉट, उनमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अगर आप अमरूद खा रहे हो तो अमरूद की पत्तियों में भी होगा, सेब खा रहे हो तो सेब की पत्तियों में होगा, आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो तो उसकी जो प्लांट की लीफ होगी ना तो उसमें होता है रेटिकुलेट। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल वेन्स ऐसे यू 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 ऐसे 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 बनी हुई है ये। सो मोस्ट डाइकॉट लीफ, मोस्ट की बात कर रहे हैं, देखो साइंस एक्सेप्शन होता है, मतलब स्टडी ऑफ एक्सेप्शन है, अपवाद हर जगह होते हैं, इसीलिए इन्होंने मोस्ट लिखा हुआ है। मोस्ट डाइकॉट लीव्स हैव द रेटिकुलेट वेनेशन इन विच वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क, राइट, कोई पैरेलल नहीं होता। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन इज जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पैरेलल वेनेशन किसमें होता है जनरली, राइट, ए है डाइकॉट, बी है मोनोकॉट, सी है जिम्नोस्पर्म्स एंड डी है फर्न राइजोम। सो पैरेलल वेनेशन मिलेगा आपको हमेशा मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब जैसे ग्रास हो गया ना या बनाना लीफ हो गई, खाया है खाना इसमें, नहीं खाया है तो कोई बात नहीं, आसपास अगर हो केले का पेड़ तो उसमें खा सकते हो भाई, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा है, इसको साफ कर लो अच्छे से और मतलब कपड़े से पोंछ लो, खाना खा लो इसमें। सो मोस्ट मोनोकॉट लीफ पजेसेस पैरेलल वेनेशन, देखना जाके अगर है कहीं पे भी। और जो घास होती है ना हमारी, घास पे तो देखो विजिबल नहीं होगा, ओके, तो ये जो बनाना लीफ है ना इसमें अच्छे से विजिबल होगा कि एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। नेक्स्ट है लीव्स में बी मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन सच एज, जो लीव्स होती हैं वो भी मॉडिफाइड होती हैं और अलग अलग तरीके का फंक्शन करती हैं। इसमें है ए प्रोटेक्शन, बी है क्लाइंबिंग, सी है इंसेक्ट ट्रैपिंग एंड डी है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो लीव्स है ना उनके भी अलग अलग फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन होते हैं। सो आंसर है हमारा ऑल ऑफ अबव, मतलब वो इंसेक्ट भी ट्रैप करती हैं, जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, फेलोक्लेट बनाती हैं और फिलोट बनाती हैं, फ्लोरल लीव्स भी होती हैं जो फूल तरीके से दिखती हैं, और आपने नेपेंथीज भी देखा होगा। तो लीव्स में अंडरगो मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती हैं, स्टोर करती हैं, इंसेक्ट ट्रैप भी करती हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करती हैं। ओके, नेक्स्ट है इन पी द लीफ और प्लांट ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड इनटू, आपने भी पी मटर पढ़ा था ना, तो इसमें क्या करता है जो लीफ होती है वो किस में मॉडिफाइड होती है, सपोर्ट के लिए। ए है स्पाइन्स, बी है टेंड्रिल, सी है पिक्चर एंड डी है फिलोड। तो आप याद रखना जो पी है ना वो क्या होती है, क्लाइंबर होती है, और क्लाइंबर को क्या चाहिए होता है भाई, टेंड्रिल। टेंड्रिल आप इस तरीके से स्ट्रक्चर देख सकते हो, और नहीं तो मेरे शॉर्ट वीडियोस में एक इसका स्ट्रक्चर है, वीडियो है, आप उसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टेंड्रिल जो है वो किसी भी सपोर्ट को इस तरह से बांध लेता है और इसी से ही फिर दूर तक बढ़ता रहता है। सो इट इज टेंड्रिल। नेक्स्ट है द टेंड्रिल्स ऑफ पी प्रिमिलरली परफॉर्म, जो यहाँ पे है ना ये PYQ क्वेश्चन है, आ चुका है। और अभी तो आपको लग रहा है क्योंकि आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो हम आंसर दे सकते हैं, बट वहाँ पे देखो मिसलेनियस आता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। मिसलेनियस मतलब अलग अलग टॉपिक से पता चला एनिमल चल रहा है और अचानक से पी टेंड्रिल आ गया, तो आपको ये वेरिएशन रखना पड़ेगा, अपने माइंड शार्प रखना पड़ेगा, राइट। सो टेंड्रिल्स ऑफ पी प्रिमिलरली परफॉर्म, क्या करता है टेंड्रिल, फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, क्लाइंबिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो याद रखो भाई टेंड्रिल का काम क्या है, क्लाइंब करना। ये देखो इस तरीके से होता है, अगर कहीं नहीं देखा है, कद्दू में होता है, लौकी में होता है, भिंडी में होता है, बहुत सारे क्लाइंबर्स में होता है। Tendrils are the slender coiling structure that provide the mechanical support during the climbing. In Opuntia, leaves are modified into, Opuntia क्या होता है बताना जल्दी से मुझे, A tendril, B spines, C phyllodes एंड डी है पिक्चर। तो जो ओपुंशिया होता है दैट इज आपका ये नाक फनी, आप क्या बोलते हो इसको, कैक्टस जो भी है। सो ओपुंशिया में लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, स्पाइंस में, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना ये स्टेम होता है, तो याद रखो रिड्यूसिंग ट्रांसपरेशन एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, मतलब एक तो पानी की कमी वाली जगह पे होते हैं, जैसे हमारा डेजर्ट हो गया,
ठीक है। और दूसरा, ये जो लीव्स हैं वो कांटों में बदल जाती हैं जिससे कि इनको कोई खा नहीं पाता, तो ये प्रोटेक्शन हो गया भाई। और लीव्स जो है वो स्वेटिंग नहीं कर रही हैं, पानी नहीं दे रही है एटमॉस्फेयर को, क्योंकि उन्हें खुद ही कम मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन को कम करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, इन ओपेंशिया फोटोसिंथेसिस मेनली परफॉर्म्ड बाय, जो ओपेंशिया है अभी जो आपने जस्ट देखा है, तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किससे होता है? ए स्पाइंस, बी रूट्स, सी फिलोक्लेट या स्टेम, एंड डी है फ्लावर्स, राइट। सो अभी मैं बताती हूँ आपको एक सरप्राइजिंग चीज, वो है हमारा फिलोक्लेट या स्टेम। देखो आपने ये देखा, ठीक, और इसमें ये कांटे देखे, कांटे क्या है भाई? ये इसकी ना लीव्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ना खाली ये ग्रीन वाला, ये वाला, ये है फिलोक्लेट, मतलब ये स्टेम का पार्ट है और जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। लीव्स ऑफ ओपेंशिया आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन while the green modified stems perform photosynthesis। भाई ये ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, ठीक है। और बाकी जो लीव्स है ना वो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है, कोई भी आए खाने की कोशिश करेगा, कांटा लग जाएगा। The pitcher plant of the pitcher plant is modification of, जो pitcher plant देखा है? नहीं देखा है तो अभी मैं दिखाती हूँ। जो पिक्चर प्लांट है वो किसका मॉडिफिकेशन है? ए रूट का, बी स्टेम, सी लीफ एंड डी फ्लावर। तो देखिए वो मॉडिफिकेशन है लीफ का। इन इंसेक्टिवोरस, ये जो है ना ये एक तरीके से घड़ा बनाते हैं ना, ये जो इसको पिक्चर बोलते हैं। In insectivorous pitcher plants such as the Nepenthes, the leaves is modified into the pitchers for trapping insect. Okay, यहाँ पे बैठता है और पहले तो अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट बैठा नहीं, टप से ये बंद हो गया और उसके बाद तो इंसेक्ट निकल ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ इंसेक्ट ट्रैपिंग लीव्स इज, मतलब फायदा क्या है इंसेक्ट ट्रैपिंग लीव्स का, क्या फायदा है, सिग्निफिकेंस? ए है ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स, बी है इंक्रीजिंग ट्रांसपिरेशन, सी है इंक्रीजिंग वाटर लॉस, एंड डी है प्रोड्यूसिंग पॉलन। तो देखो जो इंसेक्ट ट्रैप करता है, क्यों करती है लीव? सो इंसेक्ट में क्या होता है? एनिमल है, और एनिमल किससे बना होगा? प्रोटीन से। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्टेन नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स, राइट। So insectivorous plant generally grow in the nitrogen deficient soil, जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है, तो वो अपनी नाइट्रोजन किससे पूरी करते हैं? इन इंसेक्ट से। तो इंसेक्ट प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है, इन एकेसिया द पेट्यूल बिकम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कॉल्ड, एकेसिया देखा है? नहीं देखा है, अभी मैं दिखाती हूँ। तो फ्लैट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जो पेट्यूल मॉडिफाइड हो जाता है फ्लैट स्ट्रक्चर में। ए है क्लैडोड, बी है फिलोड, सी है फिलोक्लेट एंड डी है टेंड्रिल। देखो फिलो और फिलोक्लेट में ना कंफ्यूज मत होना। सो राइट आंसर है यहाँ पे फिलोड। देखो फिलोक्लेट क्या था? वो जो कैक्टस में ये जो पत्तियां थी ना, स्पाइंस, इनके अलावा जो ग्रीन प्लांट था वो उसको बोलते हैं फिलोक्लेट। ओके, बट फिलोड जो है कि लीफ के ऊपर भी इस तरह से लीफ निकलना शुरू हो जाती है। इन एकेसिया द पेट्यूल बिकम्स फ्लैटेन एंड लीफ लाइक। ये क्या होता है? ये पेट्यूल है, मतलब कोई ये स्टेम है ना, स्टेम में यहाँ पे नोड में ना ये जो पेट्यूल है ना, ये लीफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये निकलती हैं यहाँ से लीव्स। ओके, ये तो ये जो पेट्यूल है यानी कि जो स्टाक है ना, वो लीफ की तरह वर्क करेगा और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। और ये जो लीव्स होती हैं ये इस पार्ट को फिर क्या बोलेंगे? फिलोड, राइट। सो ये क्या करेगा? इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रोवाइड करता है, विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो फिलोक्लेट और फिलोड में ना डिफरेंस समझना। नेक्स्ट है, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम आर स्पेशलाइज्ड मेनली फॉर, जो ब्रायोफिलम देखा है कभी? ब्रायोफिलम की लीफ होती है, मतलब बचपन से नहीं, 7th 8th क्लास से बताया जाता है। ब्रायोफिलम की लीफ जो होती है वो क्या करती है? ए रेस्पिरेशन, बी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सी है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड डी है इंसेक्ट ट्रैपिंग। जिसको याद नहीं है वो मैं भी दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा ब्रायोफिलम और कई लोगों के घर पे भी होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है? लीफ की एजेस से ही ना इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं और ये प्रॉपर प्लांट होता है, इसमें रूट स्टेम सब दिखाई देता है। और अगर आप इसको तोड़ के ना सॉइल में भी लगा दोगे ना तो ये एज इट इज फिर दूसरे प्लांट में पूरी तरह जनरेट होने लगता है। सो ब्रायोफिलम प्रोड्यूसेस adventitious buds along the leaf margin
which can develop into the new plant. So ब्रायोफिल्म किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का. ओके, ब्रायोफिल्म की लीफ पे ही ना लीफ वेजिटेटिव प्रोपोगेट करती है और इससे आप दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा प्लांट बना सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. और इसी तरीके से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. थोड़ा सा मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट कर दिया करिए. और बाकी का जो टॉपिक है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. धन्यवाद.